नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज की क्लास में हम अंशों के निर्गमन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हमने कंपनी के बारे में पढ़ लिया है, कंपनी क्या है, कंपनी की विशेषताएं क्या है, कंपनी के प्रकार पढ़ लिए और पूंजी के प्रकार हमने पढ़ लिए। आज की क्लास में हम अंशों के निर्गमन के बारे में पढ़ेंगे कि कंपनी है वो अंशों का निर्गमन किस लिए करती है। तो हमें पता है कि कंपनी अंशों का निर्गमन है वो धन एकत्रित यानी धन प्राप्त करने के लिए करती है, ठीक है। लेकिन जब हम देखते हैं कि अंशों का निर्गमन है वो कंपनी नकद के अलावा यदि किसी अन्य व्यापार से कोई संपत्ति या सेवा प्राप्त किया तो उसके बदले भी वो क्या कर सकती है, अपने अंशों का निर्गमन कर सकती है। तो जैसे आपकी स्क्रीन पर लिखा गया है कि अंशों का निर्गमन है वो कंपनी दो प्रकार से करती है, एक तो रोकड़ के लिए और दूसरा रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए। अब रोकड़ के लिए भी आपको ये ध्यान रखनी है कि जैसे एक अंश है वो 10 रुपये का है, ठीक है। तो कंपनी या तो 10 रुपये वो एक साथ मांग सकती है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के रूप में, या इन 10 रुपये को वो क्या करती है, किस्तों में मांग सकती है, जैसे एप्लीकेशन पर, अलॉटमेंट पर, फर्स्ट कॉल पर और सेकंड कॉल पर, ठीक है। तो कंपनी जब नगद के लिए अंशों का निर्गमन करती है तो जो अंश का अंकित मूल्य है वो एक मुश्त भी प्राप्त कर सकती है और संपूर्ण राशि किस्तों में भी प्राप्त कर सकती है। और दूसरा होता है रॉकेट के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए अंशों का निर्गमन। तो उसमें कंपनियां क्या होती है कि जब कंपनी के द्वारा कोई संपत्ति या सेवा प्राप्त की और उसके बदले में यदि कोई अंशों का निर्गमन कंपनी कर रही है तो उसे रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए निर्गमन कहा जाता है। तो आपने देखा कि अंशों का निर्गमन है कंपनी वो रोकड़ के लिए भी कर सकती है और रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए भी कर सकती है। हाँ, कंपनी का जो मुख्य होता है वो रोकड़ के लिए ही होता है। कंपनी धन प्राप्त करने के लिए ही अंशों का क्या करती है, निर्गमन करती है और पूंजी प्राप्त करती है, ठीक है। आगे लिखा है अंशों का निर्गमन। देखिए, एक कंपनी है वो अपने अंशों को सममूल्य पर भी निर्गमन कर सकती है और प्रीमियम पर भी निर्गमित कर सकती है। कौन सी कंपनी? एक सार्वजनिक कंपनी, ठीक है। यानी एक सार्वजनिक कंपनी है वो अपने अंशों को सममूल्य पर भी निर्गमित कर सकती है और परिब्याजी पर भी निर्गमित कर सकती है। कंपनी अधिनियम 2013 से पहले की बात करते हैं तो एक कंपनी अपने अंशों को डिस्काउंट पर भी निर्गमित कर सकती थी, बट्टे पर भी निर्गमित कर सकती थी। लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 में एक कंपनी अपने अंशों को बट्टे पर निर्गमित नहीं कर सकती। ये आपको ध्यान में रखना है, इसको हम नीचे पढ़ेंगे। तो देखिए, अंशों का जब हम निर्गमन करते हैं तो एक अंश है वो 10 रुपए का है। कितने का है? 10 रुपए का। 10 रुपए का अंश है और 10 रुपए के अंश को जब 10 रुपए में हम निर्गमित करते हैं तो इसे हम कहते हैं सम मूल्य पर निर्गमन, ठीक है। यानी 10 रुपए अंकित मूल्य का अंश 10 रुपए पर निर्गमित किया जाता है तो उसे कहते हैं सम मूल्य पर निर्गमित। और जब यही 10 रुपए का अंश मान लेते हैं हम 12 रुपए में निर्गमित किया जाता है तो ये कहलाता है प्रीमियम पर निर्गमन। और यहाँ पर 2 रुपए क्या कहलाएगी? प्रीमियम कहलाएगी। क्यों? क्योंकि 10 रुपए अंकित मूल्य और जो 2 रुपए ज्यादा लिए जा रहे हैं वो क्या कहलाएगा? प्रीमियम कहलाएगा। तो अंशों का निर्गमन की हम बात करते हैं तो अंशों का निर्गमन है वो सममूल्य पर भी हो सकता है और प्रीमियम पर भी हो सकता है। एक कंपनी है अपने अंशों को सममूल्य पर और प्रीमियम पर निर्गमित कर सकती है। यानी एक कंपनी अपने अंशों को अंकित मूल्य पर निर्गमित करती है तो वो तो सममूल्य पर कहलाता है, और जब अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर करती है तो वो प्रीमियम पर निर्गमन कहलाता है। अब नीचे देखिए नोट लगा के जो लिखा गया उसको आप ध्यान से पढ़िए कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 53 के अनुसार कोई भी कंपनी अपने अंशों को बट्टे पर निर्गमित नहीं कर सकती है। 2013 से पहले कंपनी अपने अंशों को बट्टे पर निर्गमित कर सकती थी, लेकिन 2013 के बाद में 2013 के अधिनियम के बाद में एक कंपनी अपने अंशों को बट्टे पर निर्गमित नहीं कर सकती। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन इसमें भी एक ध्यान रखने वाली बात है, देखिए नीचे लिखी है मैंने। लेकिन धारा 54 के अनुसार एक कंपनी अपने श्वेत क्षमता अंशों को बट्टे पर निर्गमित कर सकती है। इसके अलावा कंपनी द्वारा हरण किए गए अंशों को जब पुनः निर्गमित करती है तो बट्टे पर निर्गमित कर सकती है। तो कंपनी अधिनियम 2013 क्या कहता है कि धारा 53 तो कहती है कि अंश है वो बट्टे पर निर्गमित नहीं किए जा सकते, लेकिन धारा 54 कहती है कि श्वेत क्षमता अंश है, श्वेत समता अंशों को कंपनी बट्टे पर निर्गमित कर सकती है। इसके अलावा कंपनी द्वारा जो जब्त किए गए अंश है, हरण किए गए अंश है,
हरण किए गए अंश है उनको पुनः निर्गमन करती है, पुनः निर्गमन रीइश्यू करती है, तो उनको बट्टे पर जारी कर सकती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखनी है बात है। आगे जो हमारा बिंदु है वो है न्यून अभिदान, अंडर सब्सक्रिप्शन, और एक है अधि अभिदान, ओवर सब्सक्रिप्शन। देखिए अंडर सब्सक्रिप्शन यानी न्यून अभिदान और अधि अभिदान क्या होता है। देखिए न्यून अभिदान का मतलब होता है कि एक कंपनी ने मान लेते हैं कि 10,000 अंश जारी किए, कितने, 10,000 अंश, और जनता से 8,000 अंश क्रय करने के लिए आवेदन प्राप्त हुआ या अभिदान प्राप्त हुआ, तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहेंगे, अंडर सब्सक्रिप्शन न्यून अभिदान कहेंगे। यानी कंपनी द्वारा निर्गमित किए गए अंशों की तुलना में जनता से कम आवेदन प्राप्त होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, न्यून अभिदान कहते हैं। हमने निर्गमित कितने किए कंपनी ने, 10,000, और जनता से आवेदन कितने के लिए, 8,000 के लिए, तो ऐसी स्थिति क्या कहलाएगी, न्यून अभिदान कहलाएगी। ठीक है, और अधि अभिदान की बात करते हैं तो इसका जस्ट विपरीत हो जाएगा कि कंपनी ने तो मान लेते हैं कि जारी किए गए 10,000 अंश और जनता से अंश क्रय करने के लिए निर्गमित कितने किए, निर्गमित, और जनता से आवेदन आ गया 12,000 अंशों के लिए। आवेदन कितने का आ गया, आवेदन आ गया 12,000, तो ऐसी स्थिति क्या कहलाएगी, अधि अभिदान कहलाएगी। यानी कंपनी द्वारा निर्गमित किए गए अंशों की तुलना में अधिक अंश क्रय के लिए आवेदन आ जाता है तो उसे हम अधि अभिदान कहते हैं। क्या कहते हैं, अधि अभिदान, ओवर सब्सक्रिप्शन। तो देखिए कि आपके सामने लिखा है कि हमने अंश निर्गमित किए थे 10,000, अगर 8,000 अंशों के लिए आवेदन आता है तो वो तो कहलाएगा न्यून अभिदान, और यदि 12,000 अंशों के लिए आवेदन आता है तो वो कहलाएगा अधि अभिदान। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे का बिंदु देखते हैं। आगे का हमारा बिंदु है अनुपातिक या यथानुपात बंटन, प्रो रेटा अलॉटमेंट। देखिए कि अनुपातिक या यथानुपात बंटन की आवश्यकता कब होती है। मान लेते हैं कि एक कंपनी ने 10,000 अंश निर्गमित किए, इतने इश्यू किए, और जनता ने 10,000 अंश खरीद लिए, तो यहाँ पर अनुपातिक बंटन की कोई आवश्यकता ही नहीं है। क्यों, क्योंकि कंपनी ने 10,000 अंश शेयर है वो इशू किया और जनता ने 10,000 खरीद लिए, तो कोई अनुपातिक बंटन की आवश्यकता नहीं। अनुपातिक बंटन की आवश्यकता कहाँ पड़ेगी कि कंपनी ने तो जारी किए 10,000 और जनता से आवेदन आ गया 15,000 अंशों के लिए। जनता से आवेदन कितने का आ गया, 15,000 अंशों के लिए, तो यहाँ पर हमें अनुपातिक बंटन की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों, क्योंकि कंपनी ने तो जारी कितने किए हैं, 10,000 अंश, और आवेदन कितने के लिए आ गया, 15,000 अंशों के लिए। तो यहाँ पर जनता को उनके आवेदन के जो अंश है वो निर्गमित अंशों के अनुपात में हम देंगे। तो अनुपातिक बंटन का मतलब आप समझते हो कि जब आवेदित अंशों की संख्या निर्गमित अंशों की संख्या से ज्यादा हो तो आवेदकों का अनुपातिक आधार पर अंश दिए जाते हैं, तो उसे अनुपातिक बंटन कहते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि कंपनी ने 10,000 अंश जारी किए लेकिन आवेदन आ गया 15,000 के लिए, तो कंपनी जो उनको अनुपातिक आधार पर देगी, निर्गमन कितना 10,000, आवेदन कितना 15,000, तो यानी इसका मतलब हो गया कि 15 मांगने वाले को कितना देंगे 10, और 3 मांगने वाले को कितना देंगे 2, तो ये हो गया अनुपातिक बंटन। ठीक है, तो इस आधार पर जब हम बंटन करते हैं कि जब निर्गमित अंशों से ज्यादा आवेदन प्राप्त हो जाता है और अनुपातिक आधार पर बंटन किया जाता है अंशों का, तो उसे अनुपातिक या यथानुपात बंटन कहते हैं। अगला जो हमारा बिंदु है वो है न्यूनतम अभिदान। देखिए ऊपर हमने पढ़ा न्यून अभिदान वो तो है अंडर सब्सक्रिप्शन, और न्यूनतम अभिदान है वो है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो इसका मतलब क्या होता है, इसके लिए सेबी कहती है कि सेबी के निर्देशों के अनुसार न्यूनतम अभिदान संपूर्ण निर्गमन का कम से कम 90% के बराबर अभिदान होता है। यानी मान लेते हैं कि कंपनी ने 10,000 अंश जारी किए और जब जनता से जब तक 9,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त नहीं हो जाता तो ये न्यूनतम अभिदान नहीं कहलाएगा। 90% का मतलब कि 10,000 अंशों का कम से कम 9,000 अंश है वो जनता क्रय करने के लिए आवेदन करे तो वो क्या कहलाएगा, न्यूनतम अभिदान कहलाएगा, वरना वो न्यूनतम अभिदान नहीं कहलाएगा। तो आज की क्लास में हमने न्यून अभिदान, अधि अभिदान, अंशों के निर्गमन के बारे में पढ़ा, और आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।